बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तफसीरों और तज्जियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। साल 2025 अपने इख्तिताम की जानिब गामजन है, लेकिन इस साल के इख्तिताम से कबल पाकिस्तान को क्रिकेट के मैदानों पर फतूहात मिलने का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान की कौमी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान की आलमी मुकाबलों में शिरकत करने वाली दीगर टीमों की कामयाबियों का तस्करा करें तो 9 नवंबर 2025 को ऑलराउंडर अब्बास आफरीदी की क़यादत में पाकिस्तान हांगकॉन्ग सुपर सिक्सेस का चैम्पियन बना। 23 नवंबर 2025 को पाकिस्तान ने कतर में एशिया कप राइजिंग स्टार की ट्रॉफ़ी इरफान खान नियाज़ी की क़यादत में उठाई और अब दुबई में फरहान यूसुफ की क़यादत में पाकिस्तान अंडर 19 एशिया कप का चैम्पियन बना। क्रिकेट का खेल पाकिस्तान में ख़ासा मकबूल है। इस खेल के हवाले से हर कोई जानना चाहता है, बात करना चाहता है। इस खेल का मुल्क में टैलेंट भरा पड़ा है और इस बात का हालिया सबूत है एशिया कप में भारत को पाकिस्तानी नौजवान खिलाड़ियों का एशिया की सतह पर चैम्पियन बनना। जूनियर सतह पर पाकिस्तान की ये फतूहात माजी में भी सामने आती रही हैं, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान के इस टैलेंट को कौन संभालेगा। माजी में भी पाकिस्तान क्रिकेट के उफ़क़ पर कई होनहार और बासलाहियत खिलाड़ी सामने आए, अलबत्ता अदम तौजीही और नज़रअंदाज किए जाने या किसी और वजह से हमने इस टैलेंट को खो दिया। पाकिस्तान क्रिकेट ऐसी मिसालों से भरा पड़ा है। 2004 में हम ICC अंडर 19 वर्ल्ड चैम्पियन बने खालिद लतीफ़ की क़यादत में। 2006 में हम विकेट कीपर सरफराज अहमद की क़यादत में ICC का टाइटल दूसरी बार जीतने में कामयाब रहे। अलबत्ता जूनियर सतह पर उभर कर सामने आने वाले इस टैलेंट से हम तवील अरसे से नताइज के हुसूल में इसी अंदाज में कामयाबी हासिल नहीं कर सके जिस तरह हमको करनी चाहिए थी। एशिया कप 2025 के फाइनल में ओपनर समीर मिन्हास ने पाकिस्तान के लिए भारत के खिलाफ 172 रन की शानदार इनिंग्स खेली। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने नौजवानों की हौसला अफजाई की तो पाकिस्तान टीम के मेंटोर विकेट कीपर साबिक कप्तान सरफराज अहमद ने चेयरमैन को बताया समीर के भाई अराफात मिन्हास भी पाकिस्तान के लिए जूनियर सतह पर शानदार परफॉर्मेंस दे चुके हैं। अराफात मिनाज का भाई है वो जो वहाँ का अराफात मिनाज का भाई है जिनका फाइनल में 25 रन किए थे वहाँ पे एशिया कप में। अच्छा। उसका छोटा भाई है, वो भी 19 खेला, ये भी 19 खेला। नहीं, ये आगे भी बहुत खेलेगा। हाँ, इंशाल्लाह। लेकिन ठीक है। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रज़ा नकवी सरफराज की जानिब से दिए गई गुफ्तगू का जवाब दे रहे थे कि समीर मिन्हास आगे तक जाएगा और पाकिस्तान के कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि मंजर आम पर उभरे अपनी परफॉर्मेंस के सबब, लेकिन आज कहीं दिखाई दे नहीं रहे। एक लंबी फहरिस्त है और इस तनाजुर में आज गुफ्तगू के लिए वीडियो लिंक पर इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक टेस्ट कप्तान विकेट कीपर राशिद लतीफ़ साहब, जिनसे इन सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। राशिद लतीफ़ साहब, कामयाबी हासिल कर ली, वर्ल्ड कप के लिए अब कमर कस रहे हैं, लेकिन आज हम आपसे गुफ्तगू करना चाहेंगे उन भूली बसरी यादों के हवाले से। हम माजी में भी जूनियर सतह पर कई टैलेंटेड बासलाहियत खिलाड़ियों को उभरता हुआ देख चुके हैं, लेकिन फिर जब उन पर नज़र नहीं पड़ती तो वक्त की गर्द के साथ वो कहीं खो जाते हैं, कहीं दब जाते हैं। जी दुरुस्त फरमाया, और बड़ी कामयाबी थी। एक तो जीतना होता है, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान की टीम जीती है अंडर 19 एशिया कप, वो काबिल तारीफ है। वो ये मार्जिन ऑफ डिफीट बहुत ज़्यादा, और टीम भी क्या थी, भारत की टीम जिसकी हाइप रहती है, चाहे वो बड़ी टीम हो या छोटी टीम हो, उसकी एक हाइप रहती है। बात दुरुस्त है कि बहुत सारे खिलाड़ी आए और चले गए। शाजिब खान थे लास्ट ईयर, उन्होंने 159 रन किए थे। उसके बाद अभी डोमेस्टिक में नजर आए हैं। 2022 में अगर हम देखते हैं तो नियाजी थे, इरफान नियाजी खेले थे, मां सदाकत खेले थे। इनको प्रोजेक्शन जो मिलती है वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट से ही मिलती है। अगर हम अदान अवेज को देखें, वो लास्ट वर्ल्ड कप खेले, लास्ट उनका फर्स्ट क्लास कैरियर भी वो भी अच्छा गया, इस दफ़ा भी अच्छा गया। शामिल हुसैन है, वो भी इसी तरह से खेले। साद बेग को आपने देखा क़यादत की एशिया कप में, वर्ल्ड कप में, लेकिन उस तरह से ऊपर आ नहीं सके। हालांकि कराची किंग्स से वो PSL भी खेले, लेकिन जब फर्स्ट क्लास खेले 1000 रन कर दिए उन्होंने, और अभी सीजन बाकी है। तो बात यही साबित होती है कि इन लड़कों को बहुत जल्दी हमें सिस्टम में लेके आना चाहिए। सिस्टम क्या है हमारा? फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, या डिपार्टमेंट से खेलें या रीजन से खेलें, वनडे खेलें या T20 खेलें, तो खेलना जरूरी है। वहां से निखार आता है। ये एक प्रोजेक्शन है। एशिया कप हो गया, मालूम चल गया कि हाँ ये प्लेयर्स हमारे हैं, या इसमें बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो कि ऊपर आए, बहुत सारे प्लेयर्स हैं। अभी अराफात मिन्हास की बात की आपने,
अच्छा टैलेंटेड प्लेयर खेला और उसके बाद फिर नजर नहीं आ रहे। इसके अलावा बहुत सारे प्लेयर थे जो कि सिस्टम में ही नहीं आए ना। उसके बाद से हम 8-9 प्लेयर्स को ले लेंगे या 6-7 प्लेयर्स को ले लेंगे 2022 के वर्ल्ड कप के या 2024 के वर्ल्ड कप आईसीसी अंडर 19 के, लेकिन उसके अलावा प्लेयर कहाँ गए? इसके लिए मैं काफी अरसे से ये बात कर रहा हूँ कि अंडर 23 हमारा एक टूर्नामेंट होना चाहिए। बहुत सारा टैलेंट हमारा वेस्ट हो जाता है। कुछ पीएसएल में जाते हैं, वो सामने आ जाते हैं, लेकिन जो सामने पीएसएल नहीं आ पाते वो या तो डोमेस्टिक में गुम हो जाते हैं या उनका कोई नाम लेवा नहीं होता। इसको केटर करने के लिए, इसको मजीद उभारने के लिए, टैलेंट तो नीचे है, हम उसको संभाल नहीं पा रहे। ये सवाल आपका था। मेरा यही मशवरा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, अगर लेना चाहें तो अंडर 23 टूर्नामेंट डोमेस्टिक में डाल दें, जिसमें आपको जो मतलब जो टैलेंट वेस्ट हो जाता है ना, उसको हम कैटर कर पाएंगे, उनको हम अच्छे तरीके से खिला सकते हैं। इंटर रीजन खिला लें या डिफरेंट तरीके से खिला लें, तो वहां से उनकी परफॉर्मेंसेज आ जाएंगी। और एक और चीज होती है, जिस तरह अभी तो एशिया कप खेला, हम ट्राई सीरीज खेलने चले जाएंगे, वहीं से हम वर्ल्ड कप खेलने चले जाएंगे। लेकिन जैसे ही कोई भी टूर्नामेंट इवेंट खत्म हुई, जैसे इमर्जिंग का खत्म हुआ था, जीत गए, उसके बाद गैप आ गया उनका। उनके फौरन बाद एक बायोलेटरल सीरीज होनी चाहिए कहीं पे भी। न्यूजीलैंड का वेदर अगर सही है, हमें सूट करता है, वहां भेजें। साउथ अफ्रीका है, बांग्लादेश है, श्रीलंका, तो वो प्लेयर्स ना वो अपनी उसके ऊपर रहेगा कि उसको देखा जा रहा है, परखा जा रहा है, और वहीं से वो पाकिस्तान टीम में या पाकिस्तान ए में जा सकता है। तो ये सजेशन है, और उसको मेरे ख्याल से करना चाहिए, क्योंकि बात दुरुस्त है। माजी में जैसे आपने बात की, बहुत सारे प्लेयर्स हमारे आए और वो फिर उसके बाद नजर नहीं आए। राशिद लतीफ़ साहब, आपने बहुत अच्छा मशवरा भी दिया, दरिया को कूजन भी कर दिया, लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज और मसला है मौजूदा क्रिकेट बोर्ड का नहीं है, माजी के क्रिकेट बोर्ड की भी मैं बात कर लेता हूँ कि होता ये रहा है और हो ये रहा है कि जो भी खिलाड़ी जूनियर सतह से उभर कर सामने आता है, अगर तो वो 4 ओवर की T20 क्रिकेट में रंग नहीं दिखा पाता, जगह नहीं बना पाता, तो फिर वो कहीं नहीं होता। इस बात से इत्तेफाक करेंगे आप? बिल्कुल इत्तेफाक करूंगा, क्योंकि T20 में मोस्टली रुझान जो है ना वर्ल्ड वाइड T20 की तरफ जा चुका है, और अगर उसमें परफॉर्म नहीं करते तो निचले लेवल पे आपको आना पड़ेगा। निचले लेवल मतलब कि आपको फर्स्ट क्लास में आना पड़ेगा, वनडे में आना पड़ेगा। ये अच्छी चीज हुई। देखिए हम T20 देखते हुए आ रहे थे, इमर्जिंग का टूर्नामेंट हो या दूसरे हो। मैं कता कलामी की माजरत चाहूँगा राशिद लतीफ़ साहब। असल मसला जो है ना वो ये है कि अभी ये तो 50 ओवर का टूर्नामेंट है। जी। समीर मिन्हास ने बड़ी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। चर्चा बॉलिंग में किसका है? अली रज़ा का, क्योंकि वो PSL खेले हुए हैं। लेकिन टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा विकेट किसने ली पाकिस्तान के लिए? अब्दुस सुबहान ने 13 आउट किए। 10 किसने आउट किए? मोहम्मद शायान ने आउट किए। लेकिन नाम किसका लिया जा रहा है? अली रज़ा का। तो ये जो चीज़ है ना कि हम उसको देखते हैं जो T20 क्रिकेट में हमें याद रहता है। अगर वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में चले जाए उसको कोई नहीं देखेगा, और अगर उसका नाम लीग में आ जाए तो वो फिर सेलेक्टर्स की नज़र में भी आ जाता है, अदरवाइज वो बेचारा नीचे से नीचे ही चला जाता है। बात दुरुस्त है। देखें, जितना टीवी पे आएगा, जितना उसको एक्सपोजर मिलेगा, उतना ज्यादा नाम होता है। अली रजा खेले पेशावर ज़ल्मी से, हमने देखा, लेकिन अली रजा भी खेले फर्स्ट क्लास में, 10 आउट किए थे फाइनल में। सियालकोट और पेशावर का फाइनल था लास्ट ईयर का, अगर देखें रीजन का, उसमें उन्होंने आउट किए थे। उसके बाद इंजरी हो गई थी, नजर नहीं आए। सुबहान की बात की, अच्छे टैलेंटेड बॉलर है, आगे से बॉल तेज कर रहे हैं। शयान की बात की आपने, अच्छे बॉलिंग कर रहे हैं ये लोग। बात दुरुस्त है कि अब टीवी पे जितना आएंगे ना, जितना एक्सपोजर मिलेगा उतना अच्छा होगा। लेकिन खेलने के लिए, अच्छी क्रिकेट खेलने के लिए आपको फर्स्ट क्लास में आना पड़ेगा। जिस तरह अली रजा ने पूरा टाइम दिया है, कुछ प्लेयर्स हैं इसमें से शायद अली रजा ही हैं जो फर्स्ट क्लास खेले हुए हैं। बाकी हमारी टीम में शायद एक आधी हो जिन्होंने फर्स्ट क्लास खेली हुई है। तो इसमें एक चीज और कर सकते हैं, जहां मैं अंडर 23 की बात कर रहा हूँ, कि अंडर जब एज हो जाती है, अंडर 19 प्लेयर को भी मौका दिया जाए फर्स्ट क्लास क्रिकेट का। जिस तरह हमारे जमाने में था, हम अंडर 19 भी खेलते थे। 17-18 साल के अंडर 19 में तो हमारा डेब्यू हो गया था फर्स्ट क्लास का, 3 मैचेस खेल गए थे। तो उससे क्या है, आपको ज्यादा एक्सपोजर मिलता है। अब तो टीवी का ज्यादा उस जमाने में तो नहीं था, लेकिन बात दुरुस्त है। लेकिन इसको बेहतर कर सकते हैं। आपको जब टीवी पे आए खेलने के लिए, T20 खेलने के लिए आए, तो उसको इतना मसाइल ना हो। बहुत सारे टीवी पे आके गायब भी हो जाते। हमने शुरू में देखा PSL में बैट्समैन जितने भी आए गायब हो गए, लेकिन बॉलर हसन अली आए या असगर आए या जितने दूसरे बॉलर आए, उनको एक्सपोजर मिला।
क्योंकि मासेस में लोग उसको फॉलो करते हैं, लेकिन इसको भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन प्लेयर को ग्रूम करने के लिए हमें जरूरी है कि हम अपने डोमेस्टिक के उसमें सेटअप में डालना पड़ेगा। पाकिस्तान के साबिक टेस्ट कप्तान विकेट कीपर राशिद लतीफ़ इस्लामाबाद से वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं और गुफ्तगू के सिलसिले मजीद आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीद। पाकिस्तान के साबिक टेस्ट कप्तान विकेट कीपर राशिद लतीफ़ हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद लतीफ़ साहब, एक और बड़ा मसला और एक चुपता हुआ सवाल, और वो ये है कि पाकिस्तान के लिए एक लंबे अरसे तक आप खेले, आपके साथ मोइन खान थे और जनूबी अफ्रीका का दौरा आप विकेट कीपर की हैसियत से गए, मोइन खान एज ए बैटर गए, फिर उसके बाद कामरान अकमल आए, कामरान अकमल के बाद सरफराज आए, सरफराज के बाद ग्लव्स मोहम्मद रिजवान ने संभाले, लेकिन हमारे जो सेकंड विकेट कीपर थे वो सरफराज थे। और अब इस वक्त अगर सरफेस में मैं देखता हूँ रोहेल नज़ीर हैं, काफ़ी अरसे से वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं। अब देखूँ मिर्ज़ा साद बेग, उन्होंने कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में 1000 रन्स किए। इब्तिदा में वो विकेट कीपिंग नहीं कर रहे थे, इवन कराची किंग्स के लिए पाकिस्तान सुपर लीग में भी उन्होंने विकेट कीपिंग नहीं की। गाजी गौरी हैं जो कि राइजिंग स्टार को रिप्रेजेंट कर रहे थे। मोहम्मद हारिस हैं, उनको अब मेरा ख्याल है कि हमने डिस्कार्ड कर दिया है। मौजूदा टीम में उस्मान खान T20 टीम में विकेट कीपिंग कर रहे हैं, वनडे क्रिकेट में मोहम्मद रिजवान कर रहे हैं। अब आपके पास इस वक्त विकेट कीपर्स काफ़ी तादाद में मौजूद हैं, तो अगर आपने इस बार भी इनको मौका नहीं दिया तो फिर ये भी ज़ाया हो जाएंगे। मुश्किल सवाल है मेरे लिए, क्योंकि बहुत जो अब आपने नाम लिए सरफराज अहमद और रिजवान, ये दो लास्ट विकेट कीपर्स बैट्समैन अब मैं कह सकता हूँ। बाकी जितने भी हैं बैट्समैन विकेट कीपर डेवलप हो रहे हैं, जिसमें अब उस्मान खान को देखें वो बैटिंग करते हैं, साथ बेग ब्रिलियंट बैट्समैन है, गौरी हैं बैट्समैन है, इसके अलावा दादा फरहान बैट्समैन है। इन्होंने मौके पे ग्लव्स पकड़े हैं तो बहुत डिफरेंट हो जाता है। एक जमाना था, आपने मेरा नाम लिया, मोइन का, सरफराज हो गए, कामरान हो गए, कि विकेट कीपर बैट्समैन आया करते थे। अब बैट्समैन विकेट कीपर आ रहे हैं T20 की वजह से। अब यहाँ पे सिलेक्ट करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। हम बड़े कड़वा घूट पीते हुए उस्मान खान को खिला रहे हैं, ना परफॉर्मेंस नहीं दी, अभी लास्ट 2 मैचेस में उन्होंने परफॉर्म किया है। तो अभी हमें ये देखना पड़ेगा कि हम किसको चांस देंगे। साद बेग की बात की है, वो बहुत अच्छे बैट्समैन है लेकिन विकेट कीपिंग नहीं की, और उनको बहुत मेहनत है विकेट कीपिंग में। सेम चीज अगर देखें, गौरी को देखते हैं, वो इमर्जिंग टीम के साथ गए थे, अच्छे विकेट कीपर बैट्समैन, लेकिन पूरा सीजन ऑफ हो गया उनका याला, क्योंकि इनको पहले मैच में इंजरी हुई, उन्होंने रन भी किए और उसके बाद वो इमर्जिंग टीम में गए, लेकिन पूरा सीजन उनको ऑफ हो गया है। हमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि विकेट कीपर्स भी साथ में ढूंढे जो कि बहुत अच्छी बैटिंग करता हो। ये किल्लत आ चुकी है पूरे सिस्टम में हमारे, उसमें अगर अब एक का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन हमारे पास ये है कि जो अच्छा परफॉर्म तीनों फॉर्मेट में करे उसको तरजीह दी जाए कि उसको T20 में लिया जाए। हमारे पास काफी फ्लॉप प्लेयर नजर आ रहे हैं, तो हम दिखा सकते हैं, कोई नंबर चेंज हो जाता है, क्योंकि विकेट कीपर अगर सिर्फ टॉप ऑर्डर ही है तो उसके लिए मसाइल आ रहे हैं कि टॉप ऑर्डर पे तो ऑलरेडी साइम अयूब खेल रहा है, सादादा फरहान खेल रहा है, बाबर आजम खेल रहा है या फखर जमान खेल रहा है, तो उसकी जो जगह बनती है वो डाउन दी ऑर्डर बनती है, और डाउन दी ऑर्डर कोई भी विकेट कीपर बैट्समैन नजर नहीं आ रहा हमें जो कि नीचे बैटिंग करता हो। बिल्कुल बजा फरमाया आपने, लेकिन जो मसला है वो जूं का तू ही नज़र आ रहा है। इस वक्त अगर हम कहें तो जूनियर सतह पर हमारे पास प्लेयर्स की एक ऐसी लॉट है, ख़ासतौर पर फास्ट बॉलिंग की भी अगर मैं बात करूं, कि हम एक से ज़्यादा टीमें बना सकते हैं, लेकिन हम चंद मखसूस खिलाड़ियों के गिर्द ही घूम रहे हैं। हम अपने इस कैनवस को बड़ा नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में मौका ना मिलने की वजह से वो खिलाड़ी जो हैं आज नहीं तो कल दीवार के पीछे चले जाएंगे। तो ये बात है कि हम मौका नहीं दे पा रहे। फास्ट बॉलर जैसे हमने अभी बात कर रहे थे, अली रजा की बात कर रहे थे, जब वो फिट हो गए तो हमारी ट्रायंगुलर थी, ट्राई सीरीज चल रही थी जब जिम्बाब्वे और श्रीलंका आई भी, तो उसमें उनको खेलना चाहिए था। वो देखें, ऐसे प्लेयर्स को आप खिलाएंगे, उसके बाद उसका पता चलता है कि किस तरह का वो बॉलर है। अभी तो अंडर 19 लेवल तक या फर्स्ट क्लास लेवल पर देखा है हमने, जब इंटरनेशनल में आएगा तो डिफरेंट चीज होगी, तो हमें मौके देने चाहिए। अभी हम श्रीलंका जा रहे हैं, वहाँ कुछ नए प्लेयर्स फास्ट बॉलर स्पेशली जो बात कर रहे हैं उनको मौका देना चाहिए।
कुछ एक्शन के इश्यूज नजर आ रहे हैं कुछ बॉलर के, जो अंडर 19 में अभी भी खेल रहे हैं और लास्ट ईयर भी खेले थे। वो अच्छे अच्छे बॉलर हमने देखे थे जो कि नहीं फिट हुए। मोहम्मद रिशान की बात करते हैं, वो आए थे फैसलाबाद के, लंबे कद के थे, वो अनफिट हो गए थे। रिशान जमीर की बात करते हैं, वो आए थे अनफिट हो गए थे। अली रजा लास्ट ईयर खेले, उसके बाद वो अनफिट हो गए। इंजरी का बड़ा इशू है। जब हम बात करते हैं बहुत सारे बॉलर की इंजरीज का इशू, और जो लॉट हमारे पास खेल रही थी, शाहीन हो जाए या नसीम हो जाए या हसनैन हो जाए, ये फास्टेस्ट बॉलर थे हमारे। सिर्फ मैं ये देखता हूँ कि अनफिट जो नहीं हुए वो हारिस रऊफ थे, जो कि मुसलसल बॉलिंग करते रहे, थोड़ा बहुत उनको जरूर हुआ था। तो जहाँ पे आपको इन प्लेयर्स को बनाना है, खिलाना है, वहां पे इंजरी का बड़ा आपको इनको रखना पड़ेगा, वर्कलोड मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन अब वक्त आ गया है कि हमें नए फास्ट बॉलर को आजमाना चाहिए आगे आने वाले सीरीज में, और उसके बाद वर्ल्ड कप है, लेकिन वर्ल्ड कप के बाद हमें अपने नए प्लेयर्स को आजमाना चाहिए। अभी आपने अली रज़ा की बात की, शायान आ गए और फिर अब्दुल्हान भी है, और अगर हम पाकिस्तान टीम की तरफ निगाह दौड़ाएं तो यहाँ पर भी एक लाइन लगी हुई है। आकिब जावेद को हम इस साल के शुरू में न्यूजीलैंड लेकर गए थे, फिर पूरे साल हमने उनकी तरफ नज़र करम ही नहीं की। फिर अब्बास आफरीदी, हमको लगता है कि वो स्लो वन ज़्यादा डालते हैं, तो ये अब काबिल भरोसा रहे नहीं हैं। फिर अहमद दानियाल आए और अब उन्होंने राइजिंग स्टार में बताया कि नहीं, उनमें दम है। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास फास्ट बॉलर नहीं है। नहीं, इंजरी के इशू आते हैं, फास्ट बॉलर का कभी नहीं है। हमारे अहमद दानियाल की बात की, देखे वो गए थे जिम्बाब्वे, लेकिन बगैर खेले वापस आ गए थे। इंजरी इशू हैं, कुछ बॉलर्स हमारे इंजरी प्रोन है। अभी जो मैं देखता हूँ ये अब्दुल सुबहान बहुत सी बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन लेटरल फ्लेक्शन इतनी ज्यादा है बुमराह की तरह, तो इनको संभाल के खिलाना पड़ेगा। अली रजा का इशू आ चुका है ऑलरेडी, हमने देख लिया है उनका, जिस तरह से वो आते हैं अलाइनमेंट में उनका इशू है, जो कि हमें हाई परफॉर्मेंस सेंटर में काम कर रहे हैं, देखना पड़ेगा। इसी तरह के कई बॉलर हैं। शायान एक ऐसे बॉलर है जिसका एक्शन बहुत अच्छा लग रहा है, जो कि बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं और उनका एक्शन उनको इजाजत दे रहा है कि वो तेज बॉलिंग हर लेंथ पे बॉलिंग कर सकते हैं। प्लेयर्स की कमी नहीं है, बॉलर की कमी नहीं है। हमें इंजरीज का बहुत ज्यादा एक इशू आ रहा है, स्पेशली अंडर 19 के बाद और अंडर 22 तक। ये एक ऐसी एज होती है जो कि साइंटिफिक वे में बताया गया है कि यहाँ पे इंजरी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि ग्रोथ हो रही होती है। और यहाँ पे अगर एक्शन आपका थोड़ा बहुत भी जस्टिफाई नहीं कर रहा, अलाइनमेंट नहीं है, वहाँ इंजरी के चांसेस बहुत है। हमारे पास टैलेंट की कमी फास्ट बॉलर की कभी भी नहीं रही, लेकिन हमें प्रॉब्लम आ रही है इंजरीज की, जो कि रिशान जमीर बहुत ही तेज बॉलर था, अच्छा बॉलर था। वो चंद बॉलिंग की चंद नजर आए इस्लामाबाद यूनाइटेड से, वो नहीं नजर आए। मोहम्मद रिशान की बात करते हैं जो कि फैसलाबाद से, वो अच्छे बॉलर थे, वो भी मतलब मिसिंग हो गए। तो बहुत अच्छा टैलेंट आ रहा है, लेकिन वो गायब हो जाते हैं, तो इसको प्रोटेक्शन हमें करनी पड़ेगी। तो राशिद अजीज साहब, आप समझते हैं कि अहमद शहजाद साहब को मैं सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि हमको वैसे तो ए टीम के टूर नहीं मिलते, और एक लंबा अरसा हो गया कि जब हम बायलैटरल सीरीज़ खेलते हैं, जिस ज़माने में आप खेलते थे, तो 2-2, 3-3 साइड मैच हुआ करते थे। पहले टेस्ट मैच से पहले, फिर दूसरे टेस्ट मैच के बाद एक साइड मैच होता था, जो अब नहीं होते। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह है कि ये जो आप ए टीम बनाकर लेकर जाते हैं, उसमें भी आप उन खिलाड़ियों को शामिल कर लेते हैं जो कि आपकी नेशनल टीम के वनडे या टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा होते हैं, वहाँ नहीं खेल पा रहे होते हैं। तो ऐसे तो फिर ये नौजवान खिलाड़ी जो हैं वो अपनी बारी का ही इंतज़ार करते रह जाएंगे। फिर यही होगा आपको कि सिकंदर बख्श साहब ये कहते हुए आपको नज़र आएंगे कि 39 साल की उम्र में जो है आसिफ आफरीदी कैसे डेब्यू कर रहा है। नए प्लेयर को चांस देना चाहिए। देखिए, जो इमर्जिंग टीम गई थी उसमें भी काफी प्लेयर को, सारे तकरीबन नेशनल टीम के प्लेयर थे, और जैसे अंडर 19 गई ना, इसमें देखें अननोन प्लेयर थे मोस्टली, अली रजा के अलावा सारे अननोन प्लेयर थे, और उनका इतना एक्सपोजर भी नहीं था। इसी तरह जब ए टीम जाए या दूसरी टीम खेले, उसमें भी उन्हीं प्लेयर्स को मौका मिलना चाहिए जो कि यंग हो, बिल्कुल 18, 19, 20, 21 साल के हो, उनको हमें बनाने की जरूरत है। बाकियों को तो इंटरनेशनल जो खेल गए, वो पीएसएल में भी खेल रहे हैं, डोमेस्टिक भी खेल रहे हैं, हर जगह मौके मिल रहे हैं। हमें एक्सपोजर उनको देना है जो कि बिल्कुल अननोन है, नए आए, नए टैलेंट को देना है ना। इमर्जिंग स्टार कौन है कि नया टैलेंट है? इमर्जिंग वो थोड़ी एक 28-30 साल का नेशनल टीम का कलर होल्डर है, वो कभी भी नहीं हो सकता। हमें इन्वेस्टमेंट वहां पे करनी है जहां पे यंग एज प्लेयर को। बाकी बायलैटरल में जब हम टूर करते थे, अब टाइम नहीं है लोगों के पास। अब लीग ऑफिशियली लीग जो कह सकते हैं आप, इतनी ज्यादा है, जो कि कंट्री बीबीएल हो जाए, बीपीएल हो जाए, पीएसएल हो जाए, आईपीएल हो, इतनी ज्यादा भरमार है। उसके बाद अनऑफिशियल भी बहुत आ गई, T10 भी आ गई, ILT आ गई है, टेप बॉल आ गई है, बहुत
हर जगह ही क्रिकेट है, तो उसमें थोड़ा सा मुश्किल जरूर हो रहा होगा कि किस तरह से मैनेज किया जाए। उसमें फिर टूर जब आते हैं, अगर नेशनल टीम के टूर की बात करता हूँ, अभी एशेज देखिए आपने, उसमें गैप बहुत आए, उन्होंने मैच ही नहीं खेले। मैच मतलब कि आपने ऑर्गेनाइज ही सही नहीं किया ना एशेज टाइप की चीजों को। लेकिन जब भी हमारी पाकिस्तान में जब टीम आए तो कोशिश यही करें कि 10 दिन पहले कोई टीम आ जाए जिसमें हम अपने यंग प्लेयर्स को ट्राई कर सकते हैं। ये पॉसिबल है, 2-3 मैच नहीं, एक मैच तो ट्राई कर सकते हैं। एक और बड़ा मसला और एक चुभता हुआ सवाल, और वो ये है कि पाकिस्तान के लिए एक लंबे अरसे तक आप खेले, आपके साथ मोइन खान थे, और जनूबी अफ्रीका का दौरा आप विकेट कीपर की हैसियत से गए, मोइन खान एज ए बैटर गए, फिर उसके बाद कामरान अकमल आए, कामरान अकमल के बाद सरफराज आए, सरफराज के बाद ग्लव्स मोहम्मद रिजवान ने संभाले। लेकिन हमारे जो सेकंड विकेट कीपर थे वो सरफराज थे। और अब इस वक्त अगर सरफेस में मैं देखता हूँ, रोहेल नज़ीर हैं, काफ़ी अरसे से वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं। अब देखूँ मिर्ज़ा साद बेग, उन्होंने कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में 1000 रन्स किए। इब्तिदा में वो विकेट कीपिंग नहीं कर रहे थे, इवन कराची किंग्स के लिए पाकिस्तान सुपर लीग में भी उन्होंने विकेट कीपिंग नहीं की। गाजी गौरी हैं जो कि राइजिंग स्टार को रिप्रेजेंट कर रहे थे। मोहम्मद हारिस हैं, उनको अब मेरा ख्याल है कि हमने डिस्कार्ड कर दिया है। मौजूदा टीम में उस्मान खान T20 टीम में विकेट कीपिंग कर रहे हैं, वनडे क्रिकेट में मोहम्मद रिजवान कर रहे हैं। अब आपके पास इस वक्त विकेट कीपर्स काफ़ी तादाद में मौजूद हैं, तो अगर आपने इस बार भी इनको मौका नहीं दिया तो फिर ये भी ज़ाया हो जाएंगे। मुश्किल सवाल है मेरे लिए, क्योंकि बहुत जो अब आपने नाम लिए सरफराज अहमद और रिजवान, ये 2 लास्ट विकेट कीपर्स बैट्समैन अब मैं कह सकता हूँ। बाकी जितने भी हैं बैट्समैन विकेट कीपर डेवलप हो रहे हैं, जिसमें अब उस्मान खान को देखें, वो बैटिंग करते हैं, साथ बेग ब्रिलियंट बैट्समैन है, गौरी हैं बैट्समैन है, इसके अलावा दादा फरहान बैट्समैन है। इन्होंने मौके पे ग्लव्स पकड़े हैं तो बहुत डिफरेंट हो जाता है। एक जमाना था, आपने मेरा नाम लिया, मोइन का, सरफराज हो गए, कामरान हो गए, कि विकेट कीपर बैट्समैन आया करते थे। अब बैट्समैन विकेट कीपर आ रहे हैं T20 की वजह से। अब यहाँ पे सिलेक्ट करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। हम बड़े कड़वा दूध पीते हुए उस्मान खान को खिला रहे हैं, ना परफॉर्मेंस नहीं दी, अभी लास्ट 2 मैचेस में उन्होंने परफॉर्म किया है। तो अभी हमें ये देखना पड़ेगा कि हम किसको चांस देंगे। साद बेग की बात की है, वो बहुत अच्छे बैट्समैन है, लेकिन विकेट कीपिंग नहीं की, और उनको बहुत मेहनत है विकेट कीपिंग में। सेम चीज अगर देखें, गौरी को देखते हैं, वो इमर्जिंग टीम के साथ गए थे, अच्छे विकेट कीपर बैट्समैन, लेकिन पूरा सीजन ऑफ हो गया उनका याला, क्योंकि इनको पहले मैच में इंजरी हुई, उन्होंने रन भी किए और उसके बाद वो इमर्जिंग टीम में गए, लेकिन पूरा सीजन उनको ऑफ हो गया है। हमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि विकेट कीपर्स भी साथ में ढूंढे जो कि बहुत अच्छी बैटिंग करता हो। ये किल्लत आ चुकी है पूरे सिस्टम में हमारे, उसमें अगर अब मैं एक का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन हमारे पास ये है कि जो अच्छा परफॉर्म तीनों फॉर्मेट में करे उसको तरजीह दी जाए कि उसको T20 में लिया जाए। हमारे पास काफी फ्लॉप प्लेयर नजर आ रहे हैं, तो हम दिखा सकते हैं, इनको नंबर चेंज हो जाता है, क्योंकि विकेट कीपर अगर सिर्फ टॉप ऑर्डर ही है तो उसके लिए मसाइल आ रहे हैं कि टॉप ऑर्डर पे तो ऑलरेडी साइम अयूब खेल रहा है, सादादा फरहान खेल रहा है, बाबर आजम खेल रहा है, या फखर जमान खेल रहा है, तो उसकी जो जगह बनती है वो डाउन दी ऑर्डर बनती है, और डाउन दी ऑर्डर कोई भी विकेट कीपर बैट्समैन नजर नहीं आ रहा हमें जो कि नीचे बैटिंग करता हो। बिल्कुल बजा फरमाया आपने, लेकिन जो मसला है वो जूं का तू ही नज़र आ रहा है। इस वक्त अगर हम कहें तो जूनियर सतह पर हमारे पास प्लेयर्स की एक ऐसी लॉट है, ख़ासतौर पर फास्ट बॉलिंग की भी अगर मैं बात करूं, कि हम एक से ज़्यादा टीमें बना सकते हैं, लेकिन हम चंद मखसूस खिलाड़ियों के गिर्द ही घूम रहे हैं। हम अपने इस कैनवस को बड़ा नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से बैनुल अक़वामी क्रिकेट में मौका ना मिलने की वजह से वो खिलाड़ी जो हैं आज नहीं तो कल दीवार के पीछे चले जाएंगे। तो ये बात है कि हम मौका नहीं दे पा रहे। फास्ट बॉलर जैसे हमने अभी बात कर रहे थे, अली रजा की बात कर रहे थे, जब वो फिट हो गए तो हमारी ट्रायंगुलर थी, ट्राई सीरीज चल रही थी, जब जिम्बाब्वे और श्रीलंका आई हुई, तो उसमें उनको खेलना चाहिए था। वो देखें, ऐसे प्लेयर्स को आप खिलाएंगे, उसके बाद उसका पता चलता है कि किस तरह का वो बॉलर है। अभी तो अंडर 19 लेवल तक या फर्स्ट क्लास लेवल पर देखा है हमने, जब इंटरनेशनल में आएगा तो डिफरेंट चीज होगी। तो हमें मौके देने चाहिए। अभी हम श्रीलंका जा रहे हैं, वहाँ कुछ नए प्लेयर्स, फास्ट बॉलर स्पेशली जो बात कर रहे हैं, उनको मौका देना चाहिए।
कुछ एक्शन के इश्यूज नजर आ रहे हैं कुछ बॉलर के, जो अंडर 19 में अभी भी खेल रहे हैं और लास्ट ईयर भी खेले थे। वो अच्छे अच्छे बॉलर हमने देखे थे जो कि नहीं फिट हुए। मोहम्मद रिशान की बात करते हैं, वो आए थे फैसलाबाद के, लंबे कद के थे, वो अनफिट हो गए थे। दिशान जमीर की बात करते हैं, वो आए थे अनफिट हो गए थे। अली रजा लास्ट ईयर खेले, उसके बाद वो अनफिट हो गए। इंजरी का बड़ा इशू है। जब हम बात करते हैं बहुत सारे बॉलर की इंजरीज का इशू, और जो लॉट हमारे पास खेल रही थी, शाहीन हो जाए या नसीम हो जाए या हसनैन हो जाए, ये फास्टेस्ट बॉलर थे हमारे। सिर्फ मैं ये देखता हूँ कि अनफिट जो नहीं हुए वो हारिस रऊफ थे, जो कि मुसलसल बॉलिंग करते रहे, थोड़ा बहुत उनको जरूर हुआ था। तो जहाँ पे आपको इन प्लेयर को बनाना है, खिलाना है, वहाँ पे इंजरी का बड़ा आपको इनको रखना पड़ेगा, वर्कलोड मैनेज करना पड़ेगा। और जाते जाते राशिद लतीफ़ साहब, एक बड़ा अहम सवाल आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। अभी आपने लीग क्रिकेट की भरमार बात की, तो ये जो अंडर 19 सतह पर नौजवान खिलाड़ी सामने आ रहे हैं जिनको आप पाकिस्तान क्रिकेट का मुस्तकबिल कह रहे हैं, क्या ये ज़रूरी नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक लाइन ड्रॉ करे कि जो 24 साल का 23 साल का प्लेयर है वो 3 साल तक लीग क्रिकेट नहीं खेलेगा, पाकिस्तान सुपर लीग के अलावा गैर मुल्की लीग में खेलने के लिए नहीं जाएगा, वो सिर्फ डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेगा। इस तरह आप अपने नौजवान खिलाड़ियों को बचा सकते हैं गुमनामी के अंधेरों में जाने से। देखिए अभी ना फाइनेंशियल मैटर बहुत ज्यादा हो गया, ये बहुत ज्यादा है। अब हम तो अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनको अनाउंस किया पैसे देने के लिए, अच्छी बात है, क्योंकि मेरे ख्याल से सबसे कम जो लोअर सैलरी स्केल है वो पाकिस्तान का ही कहलाता है, बांग्लादेश का कहलाता है। यहाँ पे हमें चाहिए कि जितने भी प्लेयर प्रोड्यूस कर सकें, चाहे T20 के हो या कोई भी हो, बाहर जाके खेले। वेस्ट इंडीज ने क्या किया, उनको देख लिया यार टेस्ट मैचेस में हम लोग बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो गए, उन्होंने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया प्लेयर। उनके 18-19 प्लेयर जाते हैं, IPL खेलते हैं या PSL आते हैं या हर जगह जाते हैं, जो कि उनकी कंट्री के लिए बेहतर है। अगर मेरे ख्याल से होना यही चाहिए कि जैसे आपने बात की, इसको हम दूसरे तरीके से भी बयान कर सकते हैं। मैं अंडर 23 की बात कर रहा हूँ, अभी 2 टीम और आ रही हैं, PSL में आ रही हैं, 8 टीम हो जाएंगी। इसमें 2 टीयर के आप टूर्नामेंट करा सकते हैं जिसमें लोकल प्लेयर आपके शामिल हो, अंडर 23, उनको फाइनेंशियल बेनिफिट मिलेगा तो वो आगे चलेंगे। अब हर कोई टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना चाह रहा, फर्स्ट क्लास खेलना नहीं चाह रहा। ये बहुत बड़ा सेटबैक है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, नहीं ये वर्ल्ड क्रिकेट के लिए भी हो। अभी आपने इंडिया की हालत देख ली, इनकी जूनियर लेवल पे हर कोई T20 खेलना चाह रहा है, 10 ओवर में 300 रन करने जा रहे हैं। सेम चीज इंग्लैंड की आपने देखी, जिनकी हम तारीफें किया करते थे 2 साल 3 साल पहले, वही वबाले जान उनके लिए बन गई है। तो इसको हमें सही करने के लिए अपने डोमेस्टिक को हम बेहतर कर लें। अंडर 23 के जो मैं जोर दे रहा हूँ इस वजह से कि नई बिड डॉक्यूमेंट हुआ है, उसके अंदर PCB कॉन्ट्रैक्ट साइन करे फ्रेंचाइज से कि आपकी लायबिलिटी है ये कि पार्ट्स हुए क्रिकेट को आप बेहतर करें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पूरी सपोर्ट करेगा, फाइनेंशियली भी, और जहां तक स्टेडियम चाहिए आपको, कोचेज चाहिए, वो सपोर्ट करेगा। लेकिन आप हमसे हाथ मिला के चलें, अंडर 23 हो या अंडर 19 हो, इनकी भी लीग्स होनी चाहिए, मेरा ये मानना है। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के साबिक टेस्ट कैप्टन विकेट कीपर राशिद लतीफ़ इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद, और अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तान की शानदार परफॉर्मेंस और उसके बाद इन नौजवान खिलाड़ियों को मुस्तकबिल में कैसे संभाल के रखना है, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कारगर बनाना है, उस पर अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से वापस लौटेंगे तो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के मामलात पर कुछ गुफ्तगू करेंगे। सिंध फुटबॉल एसोसिएशन के भरपूर एहतजाज के बाद पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के ओहदेदारान को गिरफ्तार करने के चंद घंटे बाद रिहा कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन कांग्रेस के अरकान मोहम्मद सिद्दीक और किफ़ायतुल्लाह को इतवार की रात नामालूम अफराद पुलिस मोबाइल में ले गए थे, जिन्हें बाद रात गए थाना अवामी कॉलोनी, कोरंगी और सोराबगोट थाने से रिहाई मिल गई। सिंध फुटबॉल फेडरेशन के तमाम फुटबॉल स्टेक होल्डर्स ने इस तमाम सूरत हाल पर एक बैठक में तमाम सहाफ़ी हजरात का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया है कि उन्होंने सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले फुटबॉल फेडरेशन के कांग्रेस मेंबरान मोहम्मद सिद्दीक और किफ़ायतुल्लाह को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिए जाने की अफसोसनाक वाक़े पर बर वक्त तवज्जो दी और हमारी आवाज़ को आवाम तक पहुँचाने में मौसर किरदार अदा किया। सिंध फुटबॉल एसोसिएशन के नज़दीक कांग्रेस मेंबरान को इस तर्ज पर हिरासत में लेना न सिर्फ गैर कानूनी अमल है, बल्कि इसके पीछे असल मकसद 28 दिसंबर को मुनक़्क़िद होने वाली पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की कांग्रेस इजलास को मुतासर करना था।
जिसमें सूबा KPK के एग्जेक्टिव मेंबरान के इंतखाबात होने जा रहे हैं। इस इक़दाम को फ़ुटबॉल हलकों में शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा और इसे फ़ुटबॉल के जमहूरी अमल में खुली मुदाखलत करार दिया गया है। इस तमाम सूरत हाल पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन के डायरेक्टर लीगल अली अकरम साहब, जो कि इस वक्त पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन की इजाफ़ी ज़िम्मेदारी भी निभा रहे हैं इंटीग्रिटी कमेटी के हवाले से। खुशामदीद कहेंगे अली अकरम साहब आपको। अली अकरम साहब, पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, फिर सिंध फ़ुटबॉल फेडरेशन का एक हंगामी इजलास भी गुज़िश्ता रात मुनक्किद हुआ और तमाम सूरत हाल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया। मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि ये जो गिरफ़्तारी अमल में आई और उसके बाद रिहाई, इसके पीछे पस मंज़र क्या है? जी, अस्सलाम वालेकुम याया भाई। पहले तो मैं आपका बहुत मशहूर हूँ कि आपने मुझे इस शो में मदऊ किया और हमें एक अपॉर्चुनिटी दी गई ताकि हम अपनी भी कोई पोजीशन क्लैरिफाई कर सके कि हुआ क्या। याया भाई, सिचुएशन ये थी कि 21 दिसंबर की रात 2:30 बजे हमें एक सिंध फुटबॉल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी से कॉल मौसूल हुई कि एक हमारे कांग्रेस मेंबर है, ऑनरेबल कांग्रेस मेंबर मोहम्मद सदीक साहब है, उनको पुलिस ले गई है। बज़ाहिरी तौर पे पहले तो ये लगा कि पाकिस्तान है कि लोगों की ग्रीवेंसेस होती हैं, पुलिस ले जाती है, कोई पर्सनल इश्यूज होते हैं। तो हमने कहा कि सिंध फुटबॉल एसोसिएशन, क्योंकि हमारी मेंबर एसोसिएशन है PFF की, जैसे हम फीफा के मेंबर हैं, तो वो इस मामले की हमें रिपोर्ट करते जाए। तो सब्सिक्वेंटली जब 12 घंटे से ज़्यादा वक्त हुआ तो एक और कांग्रेस मेंबर थे, 21 तारीख की शाम 4 साढ़े 5 बजे किफ़ायतुल्लाह साहब को भी उठा लिया गया, वो भी हमारे कांग्रेस मेंबर हैं। उसके बाद सिंध फुटबॉल एसोसिएशन की तरफ से हमें रिपोर्ट मसूल होना शुरू हुई कि हमारे कांग्रेस मेंबरान को विदाउट एनी क्रिमिनल एक्टिविटी या कोई रिकॉर्ड या कंप्लेंट होने के बावजूद हमें इनको इलीगल कंफाइनमेंट में रख लिया गया। मामला सब्सिक्वेंटली सिंध फुटबॉल एसोसिएशन ने प्रेस रिलीज भी इशू की, उन्होंने फीफा को भी डायरेक्ट अप्रोच किया, जिसके बाद फीफा ने इस मामले को देखना शुरू कर दिया। उन्होंने हमसे पूछा कि इंसिडेंट किस वजह से हुआ है, क्यों हुआ है, क्या हुआ है। उसके बाद जाहिर सी बात है, एक गंभीर मामला है, PF एग्जीक्यूटिव कमेटी का इलेक्शन आने वाला है, क्योंकि जैसे आपको इल्म है कि 27 मई 2025 को जो इलेक्शन हुआ था उसमें 2 सीट्स थी जो टाई हो गई थी, और जिसमें उस वक्त की नॉर्मलाइजेशन कमेटी जो इलेक्टोरल कमेटी का चार्ट होल्ड कर रही थी, उन्होंने कहा था कि हम इसकी कंटिन्यूएशन आने वाली कांग्रेस इलेक्शन करवाएगी, उसकी कंटिन्यूएशन में। तो उन 2 सीट्स को कहा जाता है KPK एग्जीक्यूटिव कमेटी सीट्स, जो कि टाई हो गई थी। अब क्योंकि अब सिंध फुटबॉल एसोसिएशन की तरफ से एक रेजिस्टेंस आई, जैसा कि आपसे भी राब्ता हुआ, आपने भी बड़ा इस पे कंसर्न शो किया कि ये कैसे हो सकता है, PFF का इसमें क्या रोल है, फीफा क्या इस पे एक्शन लेगा। तो सब्सिक्वेंटली हमने सारे मामले की, जाहिर सी बात है, फर्स्ट पार्टी नहीं थे, ऑन हैंड पार्टी नहीं थे, क्योंकि सिंध फुटबॉल एसोसिएशन थी जो वहाँ पे एग्रीव थी, डायरेक्ट एग्रीव थी। तो उनसे हमें आज एक कंप्लेंट वसूल हुई जिसमें उन्होंने कुछ अपने कंसर्न शो किए हैं, जो कि अभी हम रिव्यू कर रहे हैं और वो सब्सिक्वेंटली हम फीफा के साथ भी टेकअप करेंगे। वो एक कॉन्फिडेंशियल नेचर की उनकी रिपोर्ट है जो कि हमने फीफा से शेयर की है और उसको हम असेस भी कर रहे हैं। तो इस टाइम पे जो भी मैं कहूंगा वो मेरी नजर में, अगर जो उन्होंने जिनके नाम वगैरह लिखे हैं वो कबल वक्त होगा। ठीक है अली अकरम साहब, मुझे ये जानना है अब आपसे कि आपके 2 अरकान को जो है वो हिरासत में लिया गया, चंद घंटे के बाद उनको रिहा कर दिया गया। अब आपका अगले आने वाले दिनों में KPK कांग्रेस का इजलास पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन के अम्ब्रेला के अंडर में मुनक्किद होने वाला है। तो जानना मैं आपसे ये चाहता हूँ, अब ऑल इज़ गुड, अब सारी चीज़ें कंट्रोल में हैं, अब कोई तशवीश की बात तो नहीं है? एक तो हम अपनी वफाकी हुकूमत का बड़े मशहूर हैं जिन्होंने बर वक्त इस पर एक्शन लिया, और जितने भी हमारे सीनियर ऑफिशियल्स हैं गवर्नमेंट के हायर अप्स, उन्होंने बर वक्त कार्रवाई अमल में लेकर आए और बंदों हमारे कांग्रेस मेंबर्स को बाजियाब करवाया, जो कि एक खुशाइन बात है। इससे शो होता है कि हमारी फेडरल गवर्नमेंट और हुकूमत पाकिस्तान है और जितने भी हमारे आला अफसरान है, ओहदेदारान है, वो हमारे साथ एक पेज पे है। अगर ये कोई इस तरह की एक्टिविटी कोई लोकल लेवल पे सतह पे करने की कोशिश की गई है तो मेरे ख्याल से ये एक अफसोसनाक बात है। इससे हमारा फुटबॉल प्रोसेस डिरेल हो सकता है और ये कोशिश की गई है, और अगर ये बातें रिपोर्ट्स में सही साबित होती है तो ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है
जिसका जो एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकती है जो इसमें इन्वॉल्व है। मगर फिर वही बात कि हमारी फेडरल गवर्नमेंट इस मामले का उन्होंने एक्शन लिया है, टेकअप किया हुआ है, क्योंकि उन्होंने पास्ट में भी हमारे फेडरेशन की सस्पेंशन लिफ्ट करवाने में एक रोल प्ले किया है और इस दफ़ा भी वो रोल प्ले कर रहे हैं, जिस वजह से हम बड़े कॉन्फिडेंट है कि इलेक्शन प्रोसेस में इंशाल्लाह कोई खलल नहीं आएगी और स्मूथली कंडक्ट होगा। बहुत शुक्रिया डायरेक्टर लीगल अली अकरम। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन हमारे साथ लाहौर से वीडियो लिंक पर थे और पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के हवाले से होने वाली पेशरफ से हमें आगाह कर रहे थे। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।